Hello everyone, welcome to Khan's Academy, and here I am Dr. Divya Chamloki. Today we are going to study about aortic stenosis. So without wasting time, let's just dive into the topic. तो अगर हम एक पॉपुलेशन लें जो क्रॉनिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उसमें से 1/4 जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस से सफ़र करते हैं। फिर जो 80% एडल्ट पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं एओर्टिक स्टेनोसिस से, लेकिन उनको इसके साथ सिम्टम्स भी हैं, वो ज़्यादातर 80% जो है वो मेल होते हैं। तो जो प्रेवलेंस है वो मेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। So 80% of the adult patient with symptomatic valvular aortic stenosis are male. Now we are going to study about the etiology, the causes behind aortic stenosis. So what are the etiologies behind aortic stenosis? Now the first one जो हमें एडल्ट्स में मिलता है, ओल्ड एज यानी सिनाइल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन। और ये जो डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन है वो हाइपरटेंशन की वजह से भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है आगे जाके। डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंजेनाइटल। अब कंजेनाइटल कॉजेज़ क्या होते हैं? कंजेनाइटल कॉज जो है एओर्टिक स्टेनोसिस का, जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, दैट इज बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि एओर्टिक वॉल्व जो होती है वो ट्राइकस्पिड होती है। तो कुछ जो मतलब प्रेजेंटेशन होते हैं जो कंजेनाइटली है वो है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कस्प रहते हैं, और बहुत सारे केसेस में सिंगल कस्प भी रहते हैं, यूनिलेटरल। और ये बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व ज़्यादातर टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में हमें मिलती है। एडल्ट्स में डीजनरेशन हमें मिलता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रूमेटिक फीवर। अगर प्रीवियसली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई है, रूमेटिक इन्फ्लेमेशन हुआ है एओर्टिक लीफलेट्स का, तो उसकी वजह से आगे जाके एओर्टिक स्टेनोसिस होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द 3 मेन एटियोलॉजीज विच आर बिहाइंड एओर्टिक स्टेनोसिस। इसके अलावा एक और होता है रेडिएशन, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर किसी को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है और वो अफेक्ट कर रहा है वॉल्व को, यानी एओर्टिक लीफलेट्स को अगर वो अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस कॉमिस्ट्रल फ्यूजन। क्या प्रोड्यूस करता है? कॉमिस्ट्रल फ्यूजन। कॉमिस्ट्रल फ्यूजन, जिसकी वजह से कैसा होता है कि जो अपीयरेंस आती है इस कॉमिस्ट्रल फ्यूजन की वजह से, वो कैसी आती है? बाइकस्पिड अपीयरिंग वॉल्व। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अभी पहले बताया था कि जो एओर्टिक वॉल्व होती है वो ट्राइकस्पिड होती है, मतलब इसमें 3 कस्प होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें कैसा अपीयरेंस देगा? बाइकस्पिड अपीयरेंस देगा। और बाइकस्पिड अभी हमने पहले भी पढ़ा था, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व इन द कंजेनाइटल केसेस, तो वहाँ पे भी एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। और यहाँ पे इस तरीके से फ्यूजन हो रहा है कि उसका अपीयरेंस अब जो है वो बाइकस्पिड है, तो इसकी वजह से aortic leaflets are more susceptible to trauma, और finally it leads to fibrosis. Rheumatic heart disease of the aortic leaflets produces commissural fusion, sometimes resulting in bicuspid appearing valve, which in turn makes leaflets more susceptible to trauma, further leading to fibrosis. Okay, next important चीज़ कि rheumatic aortic स्टेनोसिस जो है वो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। और मैंने बताया भी था कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जब होती है तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्व इफेक्ट होती है दैट इज़ माइट्रल वॉल्व। तो माइट्रल स्टेनोसिस के साथ ज़्यादातर केसेस रहते ही हैं, या फिर इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज़ कि ओल्ड एज में हमने पढ़ा जो सेनाइल प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है? डीजनरेटिव कैल्सिफिकेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस केस
एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैलून डायलिटेशन और बैलून वॉल्वोप्लास्टी इन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेट, मतलब इनमें नहीं की जाती है, क्योंकि जो कैल्सिफाइड वॉल्व कस्प है वो टूट जाते हैं फ्रेगमेंट्स में, और ये आगे जाके ब्रेन में लॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। इसीलिए कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बैलून डायलिटेशन एंड बैलून वॉल्वोप्लास्टी इन द ओल्ड एज. Actually, the process of aortic valve deterioration and the calcification, which we discussed in the first point, it is not a passive one, but rather it shares many features like vascular atherosclerosis I've mentioned before, including endothelial dysfunction, lipid accumulation, inflammatory cell activation, cytokine release, upregulation of signaling pathways, etc. Also, this aortic wall sclerosis, मतलब थिकनिंग और कैल्सिफिकेशन जो हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एक्सेस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अमंग पर्सन्स हु आर मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाय द टाइम जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक सीरियस क्लिनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, क्या लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इट कॉजेज सीरियस clinical disability. The valve is usually a rigid calcified mask, or careful examination may make it difficult or even impossible to determine the etiology of the underlying one. Beside this, mediastinal radiation is important, and next we are going to study about bicuspid aortic valve disease. Interesting point I want to mention here, that in Harrison it is written patient with bicuspid aortic valve have larger aortas than patient with comparable tricuspid aortic valve disease. Now let's start bicuspid aortic valve disease point by point. So bicuspid aortic valve is the most common congenital heart valve defect, and it occurs in actually 0.5 to 1.4% of the population. So 0.5 to 1.4% of the population. Next important thing, if we see male to female predominance, that is male to female ratio, then it is 2 to 4:1 ratio. So you can clearly see the male predominance here. Now the inheritance pattern appears to be autosomal dominant with incomplete penetrance. Although some have questioned an X-linked component, but mostly they are saying that it is autosomal dominant. And why they are saying X-linked component? Because of the prevalence of bicuspid aortic valve disease among the patients with Turner syndrome. Okay. So I have mentioned, I think before, that it is more prevalent among Turner syndrome patients. The prevalence of bicuspid aortic valve disease is also among first degree relatives, approximately like 10%. And a mutation in Notch1 gene has been described in some families. A single gene defect to explain the majority of the cases has not been identified, but a mutation in Notch1 gene is described in some of the families. So Notch1 gene defect. So now let's just revise once the bicuspid aortic valve disease. Bicuspid aortic valve is most common congenital heart valve defect. First important point. Second is it occurs in 0.5 to 1.4% of the population, and the male to female predominance, the ratio is 2 to 4:1. So you can see clearly that it is found mainly predominantly in men. The inheritance pattern appears to be autosomal dominant with incomplete penetrance, although some have questioned about the X-linked component, which is suggested because of the scene that more prevalence is found in Turner syndrome cases. So that's why they have said that an X-linked component is also suggested. And in some families, they have described the mutation in Notch1 gene. Because a single gene defect to explain majority of the cases has not been identified, but in some cases only
Notch1 gene mutation is described. Also, bicuspid aortic valve disease is associated with incidence of aortopathy involving root or ascending aortic aneurysm or coarctation. So, such cases are usually associated with bicuspid aortic valve disease, and an increasing number of childhood survivors of congenital heart disease present later in life with valvular dysfunction. So, the global burden of valvular heart disease is expected to progress. Initially, they don't present with any symptoms, but in later life, the cases become symptomatic. Your valve become more calcific, more fibrotic. Primary valvular heart diseases ranks well below like coronary heart disease, stroke, hypertension, obesity, diabetes. It is a major threat to the public health. Nevertheless, it is a source for significant morbidity and mortality rates. Rheumatic fever is one of the most important cause of valvular heart disease, but in this case, bicuspid aortic valve also comes in equal place to the rheumatic heart disease. Now, I think I have explained aortic stenosis etiologies in detail, and now we'll study the next thing. So this is your heart and it has 4 chambers. This is your aorta, the left ventricle. So this is your left ventricle, and the outflow to left ventricle is obstructed due to aortic stenosis. So do you think is aortic stenosis the only cause behind the left ventricular outflow obstruction? No, there are further many causes. There are 3 other lesions which are responsible to the obstruction to left ventricular outflow in addition to aortic stenosis. First one is supravalvular aortic stenosis. Second one is membranous subaortic stenosis. Membranous subaortic stenosis. And the third one is hypertrophic obstructive cardiomyopathy, which you have must studied in cardiomyopathy. So hypertrophic obstructive cardiomyopathy. So in addition to aortic stenosis, these are the 3 other lesions which cause obstruction to left ventricular outflow. And these causes can be differentiated on the basis of cardiac examination and Doppler echocardiographic findings. Now let's just dive into pathophysiology behind the aortic stenosis. So this is your heart and it has 4 chambers. This is your left ventricle, this is your aorta, and now there is obstruction due to aortic stenosis. So it will create a systolic pressure gradient between the left ventricle and the aorta. So now whenever the obstruction occurs suddenly, so your left ventricle will respond by dilatation and reduction of the stroke volume. Okay, there will be dilatation and there will be reduction of the stroke volume. But अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बर्थ से प्रेजेंट हो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा हो, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है. वो अपने आप को कंपनसेट करता है बाय हाइपरट्रॉफी. तो मतलब जो वो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर क्रिएट कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, वो करता है बाय हाइपरट्रॉफी. Next, we are going to study about the symptoms of aortic stenosis. Remember, aortic stenosis is really of clinical importance unless the valve orifice is narrowed to approximately 1 centimeter square. Even जो severe aortic stenosis है, it exists for many years without producing any symptoms, because अभी जो हमने पढ़ा hypertrophied जो left ventricle है, it is able to generate the elevated intraventricular pressure which is required to maintain a normal stroke. Okay, so severe aortic stenosis भी सालों तक रहेगा बिना कोई symptom produce किए. क्यों? क्योंकि जो आपके हाइपरट्रॉफिड लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इतना प्रेशर जनरेट कर लेती है, इतना इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर वो जनरेट कर लेती है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहे.
और एक बार जब सिम्टम्स हो जाते हैं तो वॉल्व रिप्लेसमेंट फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार सिम्टम आने लग जाते हैं तो वॉल्व रिप्लेसमेंट इज़ ऑलवेज इंडिकेटेड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको प्योर एओर्टिक स्टेनोसिस, प्योर मतलब वो किसी और डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है या फिर प्रीडोमिनेटली एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, उनका जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और वो तब तक सिम्टोमेटिक नहीं होते जब तक 6 और 8 डिकेड 60-80 ईयर्स की नहीं होती, तब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई एडल्ट पेशेंट है जिसको बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल डिजीज़ थी, वो ये जो होता है वो थोड़ा जल्दी एक दो डिकेड जल्दी वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इसकी जो ट्रायोलॉजी है सिम्टम की, वो है जो 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो है सिनकोप, एंजाइना एंड डिस्निया। फर्स्ट थिंग इज एक्सर्शनल सिनकोप। तो हम पढ़ते हैं एक्सर्शनल सिनकोप के बारे में। तो ये एक्सर्शनल सिनकोप होता क्यों है? ये एक्सर्शनल सिनकोप जो होता है वो जब आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब हम सोचेंगे कि ये आर्टीरियल प्रेशर डिक्लाइन क्यों होता है? एक्सर्शन करते वक्त एक्सरसाइजिंग मसल्स में वेजोडाइलेटेशन होगा और एक इनएडिक्वेट वेसो कंस्ट्रिक्शन किस में होगा? जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स होंगे, जैसे कि हमारा फेस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? आर्टीरियल प्रेशर गिर जाता है, जिसकी वजह से एक्सर्शनल सिनकोप होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब हम देखने वाले हैं दैट इज योर एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। तो हम देखेंगे कि ये एंजाइना पेक्टोरिस क्यों हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है, बहुत बारी बता रखा है पिछली वीडियोस में भी, कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्यों है, ये चेस्ट पेन हो क्यों रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक इम्बैलेंस हो रहा है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड में और मायोकार्डियल ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में। अब हम ये सोचेंगे कि क्यों ये इम्बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हुई। तो हमने देखा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रॉफीड हो चुकी है। जब ये हाइपरट्रॉफीड हो जाएगी तो इसकी वजह से ये ज़्यादा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड करेगी, मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा करेगी क्योंकि उसकी मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो गई, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से होगा एंजाइना पेक्टोरिस। Part which is most vulnerable to ischemia by this mechanism is your subendocardium. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कार्डियक आउटपुट है वो रेस्ट पे वेल मेंटेन रहता है, इसीलिए लेट तक ये डिजीज़ की कोर्स में लेट तक फैटिगेबिलिटी, वीकनेस, पेरिफेरल साइनोसिस, कैकेक्सिया, ये मैनिफेस्टेशन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते अंटिल द लास्ट स्टेजेस रीच। मतलब एक स्टेज जब तक नहीं आ जाती तब तक ये सारे सिम्टम्स नहीं आते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर डिस्निया। जो डिस्निया होता है वो क्यों हो रहा है? डिस्निया इसलिए होता है क्योंकि आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो एलिवेट हो गया है। और वो एलिवेट क्यों हुआ है? क्योंकि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक प्रेशर है वो एलिवेट हो गया है। जब वो एलिवेट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है बैक प्रेशर जाएगा और आपका पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा और इसकी वजह से होगा डिस्निया। को जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई, जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बैक प्रेशर जाएगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से लंग का कंजेशन होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा और इसीलिए क्या कॉज होगा? डिस्निया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इस केस के साथ प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर जो लोग 65 ईयर्स से अबव हैं, जो लोग सफ़र करें एओर्टिक स्टेनोसिस से, उनमें को एग्जिस्टेंस देखा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब एओर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल स्टेनोसिस दोनों साथ में होते हैं तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और इसीलिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें ज़्यादा जल्दी मिलती हैं। लेकिन एओर्टिक स्टेनोसिस अगर प्योरली एओर्टिक स्टेनोसिस है या प्रीडोमिनेटली एओर्टिक स्टेनोसिस है तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा लेट देखने को मिलती हैं। वेंट्रिकल फेल होने के जो सिम्टम्स है लाइक ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा, ये भी सिर्फ एडवांस स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में दिखते हैं। So syncope, angina pectoris and dyspnea are the 3 cardinal symptoms of aortic stenosis. Now we are going to learn about the findings which we will find on the physical examination. So these are very important and very characteristic.